उसके बाद फिर लोशंस हैं। लोशंस लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, स्किन पर अप्लाई करते हैं या डब करते हैं या फिर ब्रश के साथ लगा देते हैं या अप्लाई कर देते हैं। मलियन भी हो सकते हैं या एक्वा सोल्यूशन भी हो सकते हैं। इनके अंदर इंक्लूजन अल्कोहल की होती है ताकि वो जल्दी ड्राई हो जाए, और इसके अलावा ग्लिसरीन की होती है जो कि स्किन को मॉइस्ट रखती है फॉर ए कंसिडरेबल टाइम। एक्सटर्नल यूज़ ओनली का लेबल लाजमी इस पर लगाना होता है। स्टॉक सोल्यूशन एक बेसिकली ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि हाईली कंसनट्रेटेड होता है, लेबॉर्ट्री के अंदर उसको बना के रख देते हैं डिफरेंट डाइल्यूशंस के अंदर, फिर वो बाद में इस्तेमाल करते रहते हैं उसको डिफरेंट कंसनट्रेशन पर या डिफरेंट डिग्रीज़ पर डाइल्यूट करके उसको इस्तेमाल किया जाता है बाद में। इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा कन्वीनियंट काम होता है कि एक बार बना पड़ा है उसको जितना डाइल्यूट करना है कर लो और उसको इस्तेमाल करते रहो, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इसके अलावा डेली वर्क है तो रोज़ रोज़ बनाने से अच्छा एक बार बना के रख लें। इसके अलावा फ्यू मिलीग्राम्स अब्सोल्यूट रिक्वायर होते हैं अगर आप डेली बनाओ तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वे देम, तो इसलिए बेहतर है कि एक लार्ज क्वांटिटी में बना के रख लिया जाए जिसमें इंस्टेड ऑफ मिलीग्राम्स ग्राम्स में डल रही हैं चीज़ें, तो गलती के चांसेस कम है। इसमें जो चीज़ें जो कैलकुलेशन होती है वो C1V1 C2V2 से होती है, जिसके अंदर C1V1 स्टॉक सोल्यूशन के लिए और C2V2 रिक्वायर्ड के लिए स्टैंड करता है। C is concentration of stock solution. B volume of stock solution to be taken for dilution to get the required dilution, और concentration of required solution and volume of required solution। यानी जो स्टॉक सोल्यूशन सारा बना के रखा हुआ है उसमें से कितना निकालना है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, दैट इज़ V1। लोशन के अंदर पोटाशियम परमैंगनेट आ जाता है। 1% ऑफ स्टॉक सोल्यूशन यूजुअली स्ट्रेंथ दी होती है, अगर नहीं दी हुई तो इसको 1 ही कंसीडर कर रहे होते हैं। इसके अंदर आपको ये 2-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें अगेन C1V1 C2V2 लगाएंगे। यहाँ पर जब उन्होंने बताया हुआ है कि 0.1, तो इसका मतलब है C2 रिक्वायर्ड कितना बनाना है 0.1, और 100 ml बनाने हैं तो 100 डाल दिया यहाँ पर, और C1 स्टॉक सोल्यूशन कितना है 1 है, तो X हमने निकालना है। ठीक है, X हमने किसको नाम दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन जो कि निकालना है उस ड्रम से जिसमें इतना ज़्यादा स्टॉक सोल्यूशन बना के रखा हुआ है, तो वो 10 ml निकालना है। इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे 10 ml फ्रॉम 1% स्टॉक सोल्यूशन निकालेंगे और इसको डाइल्यूट कर लेंगे 100 ml के साथ, क्योंकि चाहिए कितना 100 ml चाहिए। ठीक है, डिस्टिल वाटर डाल के, यानी 90 ml वाटर डाल देंगे, 10 ml तो पहले से ही होगा, तो उसे 100 ml तक कर देंगे तो प्रिपेयर हो जाता है। एंटीसेप्टिक के तौर पे, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, डिओड्रेंट, एंटी फंगल, एस्ट्रिंजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और 3 A's हैं। माउथ वॉश, वेट ड्रेसिंग, अल्सर, एब्सेसिस वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। एंटीसेप्टिक लिविंग के अंदर इस्तेमाल होती है और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग्स पर इस्तेमाल होती है। जैसे हार्पिक जो है वो डिसइंफेक्टेंट है और डेटोल जो है वो एंटीसेप्टिक है। डिसइंफेक्टेंट को जब वो यूज़ करें लिविंग बीइंग के ऊपर तो वो नॉर्मल सेल्स के लिए हार्मफुल होती है। इसके अलावा जब पॉइजनिंग हुई हुई है मॉर्फिन, ओपियम या स्ट्रिक्नीन की, तो उसके अंदर भी यूज़ हो रहा होता है पोटाशियम परमैंगनेट का ये लोशन। इसके अलावा एक्जिमा के अंदर या एथलीट फुट या फंगस फंगल इन्फेक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। इसमें फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली लाजमी लिखना होता है। पोटाशियम परमैंगनेट लोशन लिख के आगे उसकी परसेंटेज लिख देते हैं और इस तरह से इसका लेबल तैयार हो जाता है। इसी तरह से प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 100 ml ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, पहले दी हुई थी परसेंटेज 1% बनाए, अब उन्होंने दी हुई है रेशो। रेशो को किस तरह से करते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1:1000 है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने रेशो को ओपन करना है। 1:1000 का ये मतलब है कि 1000 ml सॉल्यूशन का है और इसके अंदर 1 ग्राम सोल्यूट का है। तो क्या करेंगे कि 1000 ml के अंदर 1 ग्राम है, 1 ml के अंदर 1/1000 होगा, 1000 ml के अंदर 100 ml के अंदर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो KMnO4 आ गया। अब क्या करना होता है, एक्स सोल्यूशन बनाना होता है। एक्स सोल्यूशन क्या होता है कि आपको ये बहुत थोड़ी क्वान्टिटी है तो इसको एक मेजरेबल क्वांटिटी बनाने के लिए इसको 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। 40 कांस्टेंट है, ठीक है, 40 से ही हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 ग्राम आ गया। अब 4 ग्राम हम डिजॉल्व करेंगे इंस्टेड ऑफ 0.1 ग्राम 100 ml के अंदर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें बोला ही 100 ml है। 100 ml के अंदर डिजॉल्व कर दिया तो इसका मतलब है कि 40 से मल्टीप्लाई किया है, जो सोल्यूशन अब बना है ये काम करके वो 40 टाइम्स कंसनट्रेटेड है और हमें इसका सिर्फ 1/40th पार्ट बनाना था, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि छोटी क्वांटिटी के साथ डील करना मुश्किल था। तो स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे कि 40 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1/40th पार्ट चाहिए तो वो आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 का रिवर्स कर दिया, वो आ गया हमारे पास 2.5 ml ऑफ एक्स सोल्यूशन इज टेकन अप एंड डाइल्यूटेड विद डिस्टिल्ड वाटर, और ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन जो होता है फिर इसके अंदर 0.1 ग्राम ऑफ KMnO4 होता है। तो इस तरह 1:1000 सोल्यूशन ऑफ KMnO4 प्रिपेयर हो जाता है।
1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml के अंदर, तो इसलिए इसे 0.1% कह रहे हैं। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसके अंदर देखें तो दूसरा पार्ट भी है, 1:4000 है, तो उसमें भी बिल्कुल इस तरह करेंगे कि 4000 से शुरू करके कि 4000 में 1 है और 100 में निकाल लेंगे, ये आ गया, उसको 40 से मल्टीप्लाई किया है, आंसर को फिर 40 से डिवाइड कर दिया है और 40 से डिवाइड करने के बाद आ जाता है कि कितने ml आपने निकालने हैं एक्स सोल्यूशन के और उसको फिर डाइल्यूट करना है 100 ml तक, और ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन आपके पास बन जाएगा 0.0025 ग्राम ऑफ KMnO4। उसके पास उतनी कंसनट्रेशन होगी KMnO4 की, जो कि यहाँ पर आई थी 440 वाला सीन क्रिएट करने से पहले। और इसके अंदर जो परसेंटेज होगी वो 0.025 होगी, यानी परसेंटेज यही वाली फिर मौजूद होती है इन द एंड, क्योंकि 40 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं और इसका लेबल इस तरह से बन जाता है। इसमें अगेन ये 2 और एग्जांपल्स हैं। इसमें पहले में उन्होंने ये बोला हुआ है कि 50 ml ऑफ 0.1 पोटाशियम परमैंगनेट यूजिंग 1% पोटाशियम परमैंगनेट स्टॉक सोल्यूशन। तो क्या करना है, डायरेक्ट उन्होंने जब परसेंटेज दी हुई है तब तो फार्मूला लग जाएगा C1V1 वाला कि 50 ml है और 0.1 है, तो रिक्वायर्ड वाला दोनों यहाँ पर डाले और 1 स्टॉक सोल्यूशन 1% है तो वो यहाँ पर डाला, तो ये बन गया। कैलकुलेशंस होगी इसकी। यहाँ पर आए तो यहाँ पर 1:1000 और 1:4000 दिया हुआ है जब, और 50 ml मांगे हुए हैं, यहाँ पर 100 ml मांगे हुए थे। तो जहाँ जहाँ हम 100 डाला था, यहाँ पर 100 जैसे डाला था और यहाँ पर 100 डाला था, वहाँ पर 50 डाल के तो ये सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। पहले कैलकुलेशन करते हैं 1:1000 के लिए और फिर कैलकुलेशन करते हैं 1:4000 के लिए, तो इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद फिर डोजेज कैलकुलेशन है। डोजेज कैलकुलेशन देखें तो इसमें डिफरेंट रूल्स होते हैं। बेसिकली पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि केजी या पाउंड्स को आपस में इंटर कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। 1 kg = 2.2 पाउंड होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यंग का फार्मूला तब इस्तेमाल होता है जब जो है एज वो 12 ईयर्स से कम है, ठीक है। इसके अंदर डोज, सिंगल डोज इक्वल्स एज ईयर्स के अंदर डालते हैं, नीचे भी एज ईयर्स के अंदर डालते हैं, प्लस 12 और एडल्ट डोज डालते हैं माइक्रोग्राम के अंदर, और आपके पास जो डोज यहाँ पर कैलकुलेट होती है वो माइक्रोग्राम के अंदर कैलकुलेट होती है। यंग्स फार्मूला लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज के केस में। उसके बाद डेलिंग्स फार्मूला है जो कि 4 से 20 ईयर्स की एज तक इस्तेमाल होता है, यानी कि 4 से लेकर 12 तक ये वाला भी फार्मूला यूज़ हो जाएगा, ऊपर वाला फार्मूला भी यूज़ हो जाएगा। इसमें डोज इक्वल्स टू एज अगेन ईयर्स के अंदर डालते हैं, नीचे 20 इंटू एडल्ट डोज। क्लार्क्स फार्मूला जिसमें वेट यूज़ होता है पाउंड्स के अंदर, इसमें वेट जो भी दिया होगा केजीज में उसको पाउंड्स में पहले कन्वर्ट करना होगा। वेट ओवर 150 इंटू एडल्ट डोज। यहाँ पर अगर देखें 6 मंथ का बेबी है तो 6 मंथ के बेबी पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूला नंबर 1 यंग्स फार्मूला। तो यंग्स फार्मूला यहाँ पर लिख दिया गया है। उन्होंने ये पूछा हुआ है कि डोज कैलकुलेट करनी है, एडल्ट डोज उन्होंने दी हुई है, ओके। एडल्ट डोज 250 भी दी हुई है और 500 भी दी हुई है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 250 के लिए अलग से निकाल लेंगे, 500 के लिए अलग से फार्मूला अप्लाई करके निकाल लिया जाएगा। और फिर हम कह देंगे कि 10 से 20, जिस तरह उन्होंने रेंज प्रोवाइड किया हम भी एक रेंज प्रोवाइड कर देंगे। एज उसकी 6 मंथ है तो उसे 0.5 ईयर्स डाल देंगे। एज दो बार डालनी थी, 12 फार्मूले में था, एडल्ट डोज दी हुई थी उन्होंने तो वो डाल दी, तो ये आ जाएगा। उसके बाद अगेन 10 kg वेट दिया हुआ है, 10 kg को पहले पाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे 2.2 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद सिंपल फार्मूला लगा के तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद 18 मंथ ओल्ड बेबी दिया हुआ है और उसके सिम्टम्स वगैरह बताए हुए हैं और डोज बताना है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे अगर एडल्ट डोज 10 से 20 है। तो अगेन पहले 10 के लिए फिर 20 के लिए, लेकिन 18 मंथ्स थी तो कितने ईयर्स बनेगी, 1.5 ईयर्स बनेगी। तो उसको इस तरह 1.5 ईयर्स की फॉर्म में फिल करना है, 18 नहीं लिखना, मंथ की फॉर्म में नहीं लगता इस फार्मूला के अंदर। उसके बाद फिर 5 ईयर का बच्चा है, उसमें डोज बताई हुई है 500, तो 500 डोज डाल देंगे, उसकी एज डाल देंगे और ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें दोनों फार्मूला से करके दिखाई हुई है, क्योंकि वो 5 ईयर्स का है, उसकी एज जो है वो 12 ईयर्स से कम है और साथ ही साथ उसकी एज 4 और 20 ईयर्स के दरमियान आ रही है। तो ये वाला फार्मूला भी लग जाएगा, ये वाला फार्मूला भी लग जाएगा, दोनों फार्मूला लगा के दिखा दिए यहाँ पर फिर उन्होंने अगेन पूछा हुआ है कि 30 पाउंड्स है वेट, तो फार्मूला किसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, जब उन्होंने वेट दिया है पाउंड्स के अंदर तो डायरेक्ट क्लार्क्स फार्मूला लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 ईयर ओल्ड बताया हुआ है और उसकी एडल्ट डोज दी हुई है, तो 13 ईयर ओल्ड के लिए जो फार्मूला लगेगा वो अगेन होगा सेकंड वाला फार्मूला, डेलिंग्स फार्मूला, जो कि 4 से 20 तक अप्लाई हो रहा है ये वाला फार्मूला। इसमें एज डालेंगे ऊपर जो कि दी हुई है उसकी 13 है और
एडल्ट डोज भी दी हुई है 500, तो mg में था, mg में ही आंसर आ गया। उसके बाद फिर फार्माकोलॉजिकल कैलकुलेशन, इसमें वही है, हाफ लाइफ जो होती है वो 0.7 इंटू वी ओवर सी एल होती है। वी जो होती है अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि बॉडी के अंदर मौजूद है, ओवर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होता है। लोडिंग डोज इज़ CSS ओवर एफ इंटू वी डी, जबकि मेंटेनेंस डोज इज़ CSS ओवर एफ इंटू CL। और बायो अवेलेबिलिटी अगर बाय IV दे रहे हैं तो 1 होती है, तो वो फिर नहीं डालते होते इवन एफ उन्होंने कुछ मेंशन भी किया हो। जब उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि बाय IV दी है ड्रग तो इसको 1 ही कंसिडर करना होता है। और ये तो फिर हमें थेरी से पता है कि CSS इज़ डिज़ायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और यहाँ पर भी CSS थी तो डिज़ायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, CL क्लियरेंस है। इसके अलावा ये एक उन्होंने दिया हुआ है कि इस तरह से ये टेबल है, ड्रग है जो कि एडमिनिस्टर की गई है, ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, ठीक है। ये कंसंट्रेशन उन्होंने दी हुई है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टार्ट में एडमिनिस्टर की गई है 500 mg, तो स्टार्ट में प्लाज्मा कंसंट्रेशन 1 थी, कुछ टाइम गुजरा है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन आधी हो गई है, तो हम देख लेंगे कितना टाइम गुजरा है, 3 घंटे गुजर चुके हैं, तो इसकी हाफ लाइफ होगी 3 आवर्स। तो ये सिंपली इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने VD पूछा हुआ है, VD इज़ अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि बॉडी के अंदर मौजूद है ओवर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो वो निकल आएगा। लोडिंग डोज यहाँ पर पूछी हुई है, तो लोडिंग डोज अगेन डायरेक्ट फार्मूला लगेगा CSS ओवर एफ इंटू VD। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि IV दी है, तो F क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा F। आगे चलें तो यहाँ पर F मेंशन किया हुआ है, बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 0.8 है, तो 0.8 बायो अवेलेबिलिटी डाली, CL और CSS की वैल्यूज़ डाली, तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर ड्रॉप फैक्टर है। ड्रॉप फैक्टर होता है बेसिकली नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स जिससे 1 ml ऑफ फ्लूइड बन रहा है। अब इसमें क्लियर फ्लूइड के केस में 20 ड्रॉप्स ml बना रहे होते हैं, और थिकर सब्सटेंसेस के केस में 15 ड्रॉप्स, जबकि माइक्रो ड्रिप के अंदर 60 ड्रॉप्स पर ml बना रहे होते हैं। ड्रॉप पर मिनट अगर तो IV ड्रिप रेट बेस्ड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो कि इन्फ्यूज़ करना है उसकी बेस पे कैलकुलेट करना है, तो ड्रॉप्स पर मिनट वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर ओवर टाइम आता है। अगर तो मेडिकेशन का सिलसिला है तो ड्रॉप्स पर मिनट डोजेज इंटू ड्रॉप फैक्टर ओवर कॉन्सेंट्रेशन, और अगर तो स्पेसिफिक डोज पर kg पर मिनट है तो डोज पर मिनट, डिज़ायर्ड डोज पर मिनट, वेट kg, ड्रॉप फैक्टर ओवर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन इसमें जो शर्त वो ये है कि कॉन्सेंट्रेशन और डोजेज के यूनिट्स सेम होने चाहिए।